हेलो स्टूडेंट। इसमें देखेंगे हम पेपर 2 जे एडवांस 2025 और फर्स्ट सेक्शन में ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले थे। ठीक है, +3 -1 मार्किंग स्कीम थी, पुरानी मार्किंग स्कीम इस पर्टिकुलर सेक्शन में। और पहले क्वेश्चन जो है डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें दिया गया है S फॉर वोल्टेज, सिग्मा फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड K फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, और Z का डायमेंशन फॉर्मूला हमें बताना है। तो ये चीज समझ में आ रही है, ये वोल्टेज है, S वोल्टेज है और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो इसमें टेम्परेचर का कोई टर्म नहीं है, के में रहेगा टेम्परेचर का टर्म। इसका मतलब के इज इक्वल टू 0, तो गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन। बच गए बी सी डी। अब हम बी सी डी में केवल वही ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें तीनों डिफरेंट हो। तो एम दिख रहा है, एम से तो बी और सी और डी दोनों सही हो सकते हैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। एल भी 2 है तो एल भी नहीं चेक करेंगे हम। टी -2 -4 और टी इज इक्वल टू 0, तो टी चेक करना आसान रहेगा। टी अगर चेक कर लेंगे टेम्परेचर की पावर कितना रहेगा तो फिर काम बन जाएगा। वोल्टेज अगर याद करें तो वोल्टेज में टेम्परेचर की पावर -3 रहता है। अच्छा, कंडक्टिविटी तो वैसे नहीं याद रहेगा, रजिस्टिविटी याद रहता है। रजिस्टिविटी में टेम्परेचर की पावर रहता है -3, तो रजिस्टिविटी नीचे आएगा, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, और टी की पावर -3 बना देंगे ये, और ऊपर वाले में स्क्वायर भी है, और फिर से नीचे कंडक्टिविटी है। ठीक है ना, और कंडक्टिविटी में टी की पावर -3 रहता है, तो ये -3 और ऊपर -3 की पावर 2 है, तो ये कट जाएगा और डायमेंशनलेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और भी मेथड हैं, पूरा लिखें आप सॉल्व करें उससे भी आ जाएगा, लेकिन ये सिंपल आ जाएगा इससे आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। मान लो बताया गया है कि एक यहां पर कंडक्टर है और एक जो है कंसेंट्रिक कंडक्टर और रखा गया है, स्फेरिकल लेट्स, और इससे कितना चार्ज, ये फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ये क्यू है, -क्यू है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत ही नहीं है, इनसाइड मीडियम जो है एयर है भी। अच्छा, मान लो यहीं पर डाइलेक्ट्रिक रख दें हम। ठीक है ना, के का डाइलेक्ट्रिक रख दें तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, तो हम जो है क्या कर रहे हैं, एयर में निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाई के कर देंगे, काम बन जाएगा हमारा। तो यहां पर मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है, तो इनर पर +q है तो आउटर वाले पे क्या रहेगा, -q। तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमसे बोला जाए कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना, एक ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस रख लें, फुल सिलेंड्रिकल सरफेस, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा तो हम बोलेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम उतने से इंटरेस्टेड ही नहीं है, केवल हमें जो है, ध्यान से देखना, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में जितना फ्लक्स पास करेगा उसी फ्लक्स से मतलब है बस हमें। अच्छा, ये अर्थिंग जो दिया गया, अर्थिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें अर्थ भी कर देंगे हम बाहर वाले में, तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज चेंज हो जाएगा, इनर वाले से कोई मतलब ही नहीं उसको। ठीक है ना, तो अर्थिंग करें या ना करें उससे कोई फ्लक्स पे चेंज नहीं आएगा, इनर वाले के चार्ज पर कोई चेंज नहीं आएगा अभी के लिए। अच्छा, अब ध्यान देखना, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है और यहां से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो चाहे ये सरफेस हो या फिर ये सरफेस हो, दोनों से फ्लक्स सेम जाएगा। ठीक है ना, और ये वाले सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है अगर हमसे पूछा जाए इस वाले सरफेस से, तो हम बोलेंगे ये एंगल बता दो, काम बन जाएगा हमारा। तो ये एंगल ध्यान देखना कैसे निकाल रहे हैं। यहां एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया हमने, ये डिस्टेंस है √2r, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस है r, तो ये एंगल कितना बन गया, 45। ठीक है, अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, 2r, और ये डिस्टेंस कितना है, r, तो cos, ठीक है ना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 से
R/R 2R से ये एंगल कितना बन जाएगा, बड़े वाले एंगल कितने बन जाएंगे, 60। तो यहाँ दिखने में सही लगे इसलिए हम पूरा नहीं बना रहे हैं, 60 लिख दे रहे हैं बस, ये 60 टोटल है ये। अच्छा, ये वाला जो एंगल बचा, ये वाला एंगल वो कितना हो गया, तो 60 - 45 दैट इज 15 डिग्री। यहाँ 15 और यहाँ 15, 15 15 30, 30 के करेस्पॉन्डेंस जितना जो है फ्लक्स रहेगा वही आएगा। तो टोटल फ्लक्स ये है, ये किस एंगल में है, 360 में है। हमें निकालना कितना है, 30 का। तो 30 / 360 फ्रैक्शन हो गया, और ये मिल गया हमें Q/ε0 0, और 12 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, आप ध्यान सुनना, ये तो तब था जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगा, और तुरंत जो है फ्लक्स कितना हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। और के की वैल्यू उन्होंने दिया था 5 शायद, हाँ 5 दिया था। जैसे ही 5 रखेंगे तो आ जाएगा Q/60 अब साल नॉट। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इजी है, इजी प्लस माना जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन उतना टफ नहीं है, हो सकता था आपसे। फर्स्ट और सेकंड दोनों इजी हैं, थर्ड भी इजी है क्योंकि क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन क्लास में कराया गया था, बस ये वॉल वगैरह लगा दिए हैं। ठीक है, हम लोग जो सॉल्व किए थे कुछ ऐसे सॉल्व किए थे, डायग्राम जो बनाया गया था। ठीक है, तो इसको जैसे ही थीटा एंगल जब रोटेट करेंगे, एक मिनट देख लें ग्रेविटी तो नहीं है वर्टिकल बिटवीन द मासलेस। इग्नोर ग्रेविटी। ठीक है ना, ग्रेविटी रहता तो क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो जाता। ग्रेविटी वाला क्वेश्चन क्लास में किया गया था, स्प्रिंग विद ग्रेविटी, याद हो तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये थीटा वेरी स्मॉल रोटेट कराया तो ये हो जाएगा L थीटा, और ये डिस्टेंस जो ये ग्रीन कलर से बना रहे हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, L θ/2। पहला वाला स्प्रिंग, ऊपर वाला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, kx, और टॉर्क की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई बाई L हो जाएगा इसका टॉर्क। और नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला भी फोर्स इधर ही लगाएगा, के L θ/2। अच्छा, के दोनों का सेम है कि डिफरेंट है, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये मिल गया दिस मल्टीप्लाई बाई L/2, ये टॉर्क दे देगा। टॉर्क का सम कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 1/4 एंड 1 विल गिव 5/4 के L² थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 अल्फा। तो यहां से ओमेगा² इजिली हमको दिखने लगा। ठीक है, 3 इधर लेके चले आएंगे, मिल जाएगा हमें ओमेगा²। और इधर जो है अगर देखें हम तो यहां पर, ठीक है, तो दोनों वही फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वाले में डबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टॉर्क मिल जाएगा हमें। तो आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करें के L² थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पर मिल जाएगा हमें mL²/3 अल्फा डैश। ठीक है ना, ये थीटा डैश वगैरह कुछ भी है अलग है, तो ये 3 ऊपर चला जाएंगे, यहाँ पर m नीचे आ गए, L² से L² कट गया। फ्रीक्वेंसी पहले वाले का देखेंगे तो आ जाएगा √5/4 k/m, और 3 भी रहेगा एक ऊपर, इधर वाला 3 भी जाएगा। और ओमेगा 1 हो गया, वैसे ये ओमेगा 1 है लेकिन ओमेगा 1 का जो रेशियो रहेगा वही फ्रीक्वेंसी का भी रेशियो रहेगा, उसमें परेशानी हो। ओमेगा 2 आ जाएगा 3/2, √3/2 k/m। ठीक है, और इनका रेशियो लेंगे तो के वगैरह वाले टर्म सारे कट जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 5/4 इंटू 3, और इंटू 3, और 2 ऊपर चला जाएगा, ये 5/2, √5/2। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मिल जाएगा हमें आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन टफ था, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या, बहुत ज्यादा कैलकुलेट मतलब सोचने वाला था,
कि अगर वो कोई बच्चा सोच लिया तो कर लेगा। इसमें बोला जा रहा है कंसीडर अ स्टार ऑफ मास m2 रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार m1, और m1 बहुत लार्ज। तो ये बताया गया है m1 बहुत लार्ज है, with m1 greater than m2, the heavier star slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate gamma. In this transfer process, there is no other loss of mass. There is no other loss of mass। अच्छा, ठीक है। तो एक ये स्टार है, हैवी स्टार मान लो, ये m1 है, और m2 इसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ये है m2। तो m2 का कुछ मास जो है m1 में जा रहा है, m1 में, ठीक है ना, ट्रांसफर हो रहा है, गैसियस स्टेट में कुछ चल रहा है यहाँ पर, और रेडियस इसके कारण चेंज होगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि डी आर बाई डी टी। इतना समझ में आया, कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन किसको डिफरेंशिएट करें ये दिख नहीं रहा है हमें। अच्छा, इस होल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, अगर हमसे पूछा जाए क्या कांस्टेंट रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ये समझ में आ रहा है हमें, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम लिख कर भी क्या कर लेंगे हम? अच्छा, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, हाँ एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये रहा एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं, एनर्जी डिस्टर्ब होता रहेगा क्योंकि आर चेंज होगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज कोई कर नहीं रहा है क्योंकि दोनों के सेंटर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है ना। तो एनर्जी तो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, अब बात है एंगुलर मोमेंटम। तो एम वी आर इज इक्वल टू होता है एल। तो कैसे भी स्पीड को हम एल से अगर रिप्लेस करना चाहें, ठीक है ना, तो अगर यहां स्क्वायर कर दें हम, और यहां से एक एम हटाकर यहां लिख लें, आर स्क्वायर यहां लिख लें। आप बोलोगे ऐसे कैसे दिमाग में आया? ठीक है, आप ये क्वेश्चन अगर करते हो तो इसमें कुछ हमारे समझ में आ नहीं रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दिख रहा है बस, ठीक है। कैसे भी करके स्पीड को हटाएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड का कोई टर्म नहीं है, और आर का टर्म कुछ कुछ है, तो आर को भी डिफरेंशिएट कुछ करेंगे तो आ जाएगा। आर रहे, एंगुलर मोमेंटम रहे, स्पीड ना रहे, ठीक है ना, इसलिए स्पीड को हटा रहे हैं थोड़ा सा। तो ये इनको हटा के लिख सकते हैं हम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1, ये m2 है, ये m2 r2 स्क्वायर। अच्छा, यहां से r2 स्क्वायर गायब होगा, यहां से एक हटेगा, एक r यहां पर आ जाएगा सिंगल, और m2 हटेगा, यहां पर m2 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, एरर मेथड लगाएं, तो राइट हैंड साइड तो जीरो ही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा dm1/dt प्लस, यहाँ पर dm1/m1 प्लस 2 टाइम्स dm2/m2 रहेगा, और प्लस dr/r इज इक्वल टू, इधर तो जीरो ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इसी टर्म में सभी में अगर हम dt से डिवाइड कर दें, तो यही क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी थी। और m1 वेरी लार्ज है, दिया है क्वेश्चन में, वेरी वेरी लार्ज।
m1 वेरी लार्ज रहेंगे तो ये वाला टर्म वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। और बच गए हमारे पास जो टर्म, उनको लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है, ठीक है ना। जिस रेट से m1 कम बढ़ रहा होगा उसी रेट से m2 कम हो रहा होगा, तो dm2/dt क्या रहेगा, नेगेटिव। तो लिखेंगे हम -2 dm2 ये बाई dt, ये m2 प्लस dr/dt r इज इक्वल टू 0। तो dr/dt r इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस, नहीं, +2 गामा डिवाइडेड बाई m2, ठीक है। अच्छा, ये माइनस आ रहा है हमारा, प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 बार सॉल्व किया हमने, माइनस आ रहा है। चलिए ठीक है, अभी ये हमें लग रहा है दिखेगा नहीं, इसको बाद में कभी देखा जाएगा। नेक्स्ट, ये सेक्शन सेकंड है और ये मोर देन वन है। मोर देन वन -2 नेगेटिव था। इसमें जो है पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कंडक्टिंग स्फीयर है और उससे 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है और स्फीयर का रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये आर है तो वो 2r है, ऐसा समझ लो। और हमसे बोला गया है बिफोर द ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए बताया गया था कि सेंटर पर निकाल लो, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज जो रहेंगे, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -q आया होगा तो यहाँ पर +q आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर +10⁻⁻8 कूलम है, तो +q और -q बैलेंस कर गए हैं, सेंटर पर पोटेंशियल 0 कर गए। तो सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लेंगे और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो हम बोल सकते हैं जो भी सेंटर पर पोटेंशियल वही थ्रू आउट द रहेगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज से कितना रहेगा, के क्यू, ठीक है ना, बाई आर, डिस्टेंस जो है। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.2, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, सब कुछ एसआई में रखेंगे। तो यहाँ पर बन गया 10, 900, पॉइंट जाएगा ऊपर, 900/2 450 वोल्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चार्ज फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। तो इसको जब ग्राउंड किया हमने, अब पोटेंशियल हो गया 0। मान लो इस पर जो नेट चार्ज आएगा दैट इज x अभी के लिए। तो पोटेंशियल 0 करना है, x का पोटेंशियल और 20 का पोटेंशियल मिलके 0 करेंगे। तो k x बाई आर प्लस k 10⁻⁻8 बाई 0.2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू मिल रहा है 0.5 इंटू 10⁻⁻8 माइनस ऑफ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 10⁻⁻9, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चार्ज है x की वैल्यू माइनस में, तो माइनस में है तो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड। तो -q अगर चार्ज इस पर आया लेट्स, तो इसका मतलब +q चला गया, तो -5 इंटू 10⁻⁻9 आए हैं, इसका मतलब 5 इंटू 10 +5 इंटू 10⁻9 चार चले गए। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इज दिस। ग्राउंड अगर हम हटा देते हैं ग्राउंडिंग,
तो स्फीयर पर जो चार्ज रहेगा माइनस दिस रहेगा, ये भी सही है, सी ऑप्शन भी। तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज दिस। तो पहले ग्राउंड को हटाया हमने, ठीक है ना। एक मिनट, फाइनल चार्ज के लिए द ग्राउंड इज रिमूव्ड, subsequently the point charge moved distance 10 सेंटीमीटर further away from the center। अच्छा, स्फीयर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो पहले ग्राउंड को हटाया हमने, तो एक्स तो चेंज नहीं होंगे, और एक्स के कारण पोटेंशियल कितना रहेगा, के क्यू, क्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁹ माइनस क्यू है, -5 रहेगा चार्ज उस पर, डिवाइडेड बाई 0.1, और प्लस 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू जो चार्ज है, ठीक है ना, 10⁻⁸ था शायद, हाँ, और 10 सेंटीमीटर फर्दर लेकर चले गए उसको, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.3 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर ये मिल गया हमें, ये गायब हो गए, और ये इससे गायब होंगे, 10 बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा 90/3, 300 ये बच गए, और प्लस ये वाला भी तो रहेगा ना कुछ ना कुछ, तो ये हो जाएगा -90 इंटू 5, 450, -150 आ रहा है, जो कि आंसर में नहीं है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। सेंटर पर निकालेंगे, वही हर चीज हर जगह बोल देंगे। ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में अगर ये मान लो जो भी दिया गया है, ये ग्लास स्लैब ना होता, तब अगर हमसे बोला जाए क्वेश्चन करो कि कहां पर ऑब्जेक्ट रख दें, मिड पर, कि दोनों जो है वहीं पर इमेज बना दें, ठीक है ना। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज embedded at the center of the paraxial parallel principal axis as shown in the figure. The image formed on S is itself, which of the following। मान लो फाइनल इमेज यहीं पर बने, तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, मतलब एक बार रिफ्लेक्शन यहां पर हो और फिर यहां पर हो, फाइनल इमेज यहीं पर बन जाए। अगर ऐसी कंडीशन है और ये डिस्टेंस बराबर दिए गए हैं, ठीक है, तो ध्यान सुनना, अगर ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये फोकस पर रख दें हम, और ये फोकस पर अपने बना देंगे, ठीक है ना, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि यहां से यहां तक अगर 2f होगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं बनाएंगे, ये फिर से वही ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा 2f 2f। अगर स्लैब नहीं होता तब तो ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है ना। स्लैब होने की वजह से क्या दिक्कत आ रही है, जैसे हम स्लैब रखेंगे तो यहां पर जो मिरर है, मिरर को यहां ये दिखने लगेंगे, मतलब ये मान लो एक्स थिकनेस है, तो ये दिखने लगेंगे हमें x/μ पर, और उधर से जो है, मान लो ये x1 है इधर से x2 है, तो हमें दिखेंगे x2/μ पर। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रहेगा फोकस, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रहेगा फोकस। ये जो बच गया, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। और कितना बच गया, तो शिफ्ट जो हुआ है, और शिफ्ट कितना होगा, तो शिफ्ट होगा x1 1 - 1/μ, ऐसे ही x2 ब्रैकेट में 1 - 1/μ। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो 1/μ अगर कॉमन लेंगे, 1 - 1/μ, तो आ जाएगा x1 + x2 दैट इज t, 1 - 1/μ। और ये जो है डिस्टेंस मिल गया हमें, तो आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन,
सेम लॉजिक इसमें लगाना है, वही सेम लॉजिक, कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसमें आ जाएगा 4f, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें एरर नहीं हो सकती है, आसान क्वेश्चन और बिल्कुल एडवांस लेवल, एडवांस ने बना दिया। 7 नंबर क्वेश्चन में अगर देखें हम, तो यहां हमें बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ए ऑप्शन पढ़ते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स में हमने देखा था इंडिविजुअल की वजह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सम करते हैं। तो रीजन 4 में अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नॉन जीरो है, तो रीजन 4 में ये माइनस और ये माइनस जीरो कर देंगे, ये प्लस और ये प्लस जीरो कर देंगे, ठीक है ना। और ये माइनस और ये माइनस प्लस भी जीरो कर देंगे। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। एक बार फिर से देख ले रहे हैं हम, कोई भी हम चूज कर सकते हैं। ये माइनस जीरो कर दिए, ये प्लस जीरो कर दिए, और ये प्लस माइनस जो है मिलके 4 पॉइंट पर जीरो करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे। इन रीजन 3 कन्फिग्रेशन 2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पहले जीरो वाले हम चेक कर लेते हैं, कोई जीरो बना रहा है क्या। तो जीरो वाला चेक करेंगे, तो ये दोनों जीरो बना रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों भी जीरो बना रहे हैं, या प्लस प्लस या माइनस माइनस भी ले सकते थे आप, जीरो बना देंगे, ठीक है। अब बच गए दो, ये और ये, एक प्लस और एक माइनस है और डिफरेंट साइड पर है, तो ये जीरो तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक के कारण कितना रहेगा? सिग्मा बाई 2, और सिग्मा की वैल्यू सिग्मा बाई 2 है, अपसाइलन नॉट, तो सिग्मा बाई 4 आएगा एक के कारण, और दोनों का ऐड करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन सेम रहेगी दोनों की, पॉजिटिव चाहेंगे अवे, नेगेटिव चाहेंगे टुवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन सेम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सिग्मा बाई 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऑप्शन गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट इन कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। अच्छा, सिग्मा भी दिया गया है और वोल्टेज निकालना है हमें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, लास्ट के बीच में, चलिए। तो यहां जो है, हम्म, एक काम करते हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रहेगी, ठीक है ना। और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहेगी, और बच गए जो दोनों, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहेगी, ठीक है। लेकिन ये तो समस्या है, ऐसे तो सही है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर ई है, तो यहां पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि पिंक और ग्रीन जीरो बनाएंगे। और थ्री रीजन में अगर आप ध्यान से देखें, थ्री रीजन में मिलेगा, ग्रीन और पिंक जीरो बना देंगे, लेकिन ये बच जाएगा ई। और फोर रीजन में जीरो हो जाएगा, पिंक और ग्रीन अपोजिट में है, मैग्नीट्यूड सेम है। और फाइव रीजन में फिर से ई रहेगा। तो वन रीजन, थ्री रीजन और फाइव रीजन में ई ई ई है, तो ई इंटू डी इंटू थ्री, ये रहेगा वोल्टेज। अब बात है ई कितना रहेगा, तो ई की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, क्योंकि इन दोनों में प्लस प्लस सिग्मा सिग्मा है ना, मैग्नीट्यूड, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। और डी की वैल्यू अगर देखें, तो डी की वैल्यू दिया गया है 1 माइक्रोमीटर, और सिग्मा की वैल्यू दिया गया है 9 माइक्रो कूलम वगैरह। तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, और बच गया 9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁻12। अच्छा, माइक्रो माइक्रो कटेगा नहीं, ऊपर ही है दोनों, माइक्रो 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 12 से गायब कर देंगे, और थ्री बच जाएगा।
तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 वोल्ट। क्या आंसर है? 5 वोल्ट। ये आंसर गलत है। नेक्स्ट, डी ऑप्शन देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इन सेकंड कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा खतरनाक है। अच्छा, कोई सिमिलरिटी है क्या पहले और दूसरे वाले में? सिमिलरिटी तो है। पहला और कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम है, बस पहले वाले और लास्ट वाले पर एक एक्स्ट्रा बन गया है। चलिए देखते हैं। ये E/2 है और ये है E और ये है E। ठीक है, कलर कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ध्यान देखना, ये E और एक है E/2। ठीक है, तो रीजन वन में तो E/2 है राइट साइड, रीजन टू में E/2 है लेफ्ट साइड, क्योंकि रेड का और येलो मिलके बना देंगे E/2 राइट साइड। और रीजन थ्री में देखेंगे तो रेड और ब्लू जीरो और E/2 इधर है। रीजन फोर में देखेंगे तो E/2 इधर है। रीजन फाइव में देखेंगे तो E/2 है। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो यहां चल रहे हैं यहां तक E/2 प्लस। ठीक है ना, राइट साइड है, फिर लेफ्ट साइड, खैर ये दोनों कैंसिल कर लेंगे आपस में ही। ये दोनों आपस में कैंसिल कर लिए, बच गया E/2, तो आंसर आ जाएगा E/2 इंटू डी सिंगल। और E की वैल्यू कितनी रहेगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह ये वाला ही रहेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और 2 रख रहे हैं, और डी की वैल्यू रखेंगे, मान लो हम 9, 9 कट जाएगा, पाई 2 आ जाएगा। जीरो तो नहीं है, ये गलत है ऑप्शन, अब चेक नहीं करेंगे हम। ठीक है, यही आसान तरीका था, बाकी सब लेंदी रहेंगे, ध्यान रखना। एट्थ देखना, यहाँ पर एक कार्नोट इंजन है और बताया गया है कि हाई टेम्परेचर रिजर्व से ये 1000 केल्विन से आ रहा है, कुछ वर्क करेंगे और ये 150 जूल जो है पर साइकिल, इफ इट एक्सट्रैक्ट हीट 150। अच्छा, ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 150 हायर पोटेंशियल, हाई टेम्परेचर से, और इसका जो है 0.4 इफिशियंसी है, 0.4। और वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज फुल्ली यूज टू रन अ पंप। अच्छा, इससे एक पंप चलाया जा रहा है जिसका सीओपी दिया गया है 10, और हॉट रिजर्व ऑफ हीट पंप इज, जहां पर ये थ्रो कर रहे हैं हीट, वो 300 केल्विन है, और नीचे का हमें नहीं बताया गया टेम्परेचर। और ठीक है, ये डायग्राम बन गया। अच्छा, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैरनॉट इज दिस 60। तो वर्क कितना रहेगा? इफिशियंसी 0.4 है और 150 हीट आ रहे हैं, तो वर्क आ जाएगा कितना? इफिशियंसी इंटू वर्क, ये हीट जो सप्लाई हुई। ठीक है ना, वैसे भी हमें पता है इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई QH। तो यहां से मिल गया 0.4 इंटू 150, 60 जूल। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्व इज दिस। तो टेम्परेचर यहां पर, कोल्ड रिजर्व का टेम्परेचर, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर गए हम। नेक्स्ट ऑप्शन में था कोल्ड रिजर्व और कैरनॉट था, हम हीट पंप पढ़ लिए थे। तो ये TL बताना था हमें।
तो ये मिल जाएगा हमें TL T हायर माइनस T लोअर डिवाइडेड बाई T हायर इज इक्वल टू 0.4, इफिशियंसी का फॉर्मूला। तो दिख रहा है हमें ये 400 बन जाएगा इधर, और TL की वैल्यू कितना मिल जाएगा 600। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ हीट पंप इज, तो कोल्ड रिजर्वायर का लोअर टेम्परेचर बताना है, ठीक है ना। तो सीओपी दिया गया हमें 10, तो 10 और सीओपी होता है, ठीक है, ये सीओपी ऑफ हीट पंप, तो 300 टी हायर बाई टी हायर माइनस टी लोअर होता है, टी हायर माइनस टी लोअर, तो 10 से ये कट गए, 300 माइनस टी लोअर 30, टी लोअर मिल जाएगा 270, ठीक है। अच्छा, सी ऑप्शन करेक्ट है। हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्व टू द हीट पंप इन वन साइकिल, हीट सप्लाइड टू हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पंप, हॉट रिजर्वायर को कितना हीट सप्लाई होगा, तो ये 60 है, ठीक है। और अगर ये एक्स है, ठीक है, एक मिनट, क्यू एच, और सीओपी होता है क्यू एच डिवाइडेड बाई डब्लू, 10 है ये, तो क्यू एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 10W, तो आ जाएगा ये 10W, W इज 60, 600, तो ये तो गलत हो गया डी ऑप्शन, ठीक है ना। कोल्ड वाला जो है सही हो जाता, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर मास m, चार्ज कैरीज q, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, चार्ज q कैरी कर रहे हैं। इसमें एक ट्रिक रहती थी, इसमें जो ट्रिक रहती थी, ये ट्रिक रहती थी, m बाई l इज इक्वल टू q बाई 2m, ठीक है ना। m मैग्नेटिक मोमेंट होता है, l मोमेंट ऑफ इनर्शिया, q डिवाइडेड बाई 2m मास होता है वो, l होता है एंगुलर मोमेंटम, सॉरी। लेकिन इस ट्रिक में था ये कि जब मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन यहां पर चार्ज तो सरफेस पर है और मास डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड है, यहां पर ये ट्रिक थोड़ा सा फेल कर जाएगा, और क्लास में बताया गया है, क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था कि ये जो है ट्रिक हम क्या करेंगे, एंगुलर ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम सेल मान लेंगे, ठीक है ना। और जब हमें निकालना है ये मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद जब एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे फिर जो है हम सॉलिड का लगा देंगे, ठीक है ना। तो हम पहले लिख रहे हैं ट्रिक से, m बाई एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2m। अभी तो हम ट्रिक लगा रहे हैं, एल में एंगुलर मोमेंटम सेल का लिखेंगे, ठीक है ना। आईआईटी को पता है कि ये आप याद करके गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन बनाया उन्होंने। तो ये सेल का अगर देखेंगे हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेल का ज्यादा रहेगा, 2/3 mr² इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम नीचे लिख लिया, q डिवाइडेड बाई 2m, m से m कट जाएगा, और m की, यहां से m की वैल्यू मिल गया हमें, ये 2 से 2 कट गया, q डिवाइडेड बाई 3 और r², ठीक है, ओमेगा भी रहेगा। और अब हम सॉलिड के लिए देखेंगे, ये m बाई एल कैलकुलेट करना था हमें, तो m यही रख देंगे, q r² ओमेगा बाई 3,
और एल रखेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यूज करेंगे सॉलिड के लिए, ठीक है। 2/5 mr² मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो यहां से ओमेगा कट गया, r² कट गया, और आ जाएगा हमारे पास q डिवाइडेड बाई 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे रहेगा m, और हमें निकालना था α/2 की वैल्यू 5/6। तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा हमें 5/3, और ये मिल जाएंगे 1.66, 1.67 या 1.66, आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट एट ग्राउंड स्टेट है, एक हाइड्रोजन एटम है रेस्ट पर, इसमें एक फोटोन भेजा जा रहा है, ठीक है ना, H-1 का। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकला बाहर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब जो हमने फोटोन भेजा था 13.6 प्लस 10 का था, ठीक है ना। तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी रही थी, 13.6 प्लस 10, तो हो जाएगा ये 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंबाइन विथ अ पॉजिट्रॉन एट रेस्ट फॉर्म अ पॉजिट्रोनियम एटम। तो अब ये पॉजिट्रोनियम एटम फॉर्म किए, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये पढ़ाया गया है आपको एटॉमिक, आई थिंक कोलिजन में रहा होगा। जब ये पढ़ाया गया था, ये पॉजिट्रोनियम एटम का क्वेश्चन जो कराया गया था, वहीं पर बताया गया था हमें कि जो एनर्जी रहेगा, ठीक है ना, 13.6 Z² बाई n² म्यू टाइम्स आर, म्यू टाइम्स m2 रहेगा, ठीक है ना। m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यू रिड्यूस मास m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, या हाइड्रोजन के लिए, पॉजिट्रोनियम एटम के लिए, तो ये तो हो जाएगा, कट जाएगा ग्राउंड स्टेट में, ये तो रहेगा नहीं। म्यू की वैल्यू पॉजिट्रोनियम में m डिवाइडेड बाई m प्लस m/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई m2 भी m है। तो पॉजिट्रोनियम एटम के लिए अगर देखेंगे हम, तो हमें मिलेगा 13.6, म्यू की वैल्यू m/2 डिवाइडेड बाई m, 13/6 डिवाइडेड बाई m, माइनस ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी, ये मिल जाएगा हमें -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अभी टोटल एनर्जी इस एटम की माइनस एट पॉइंट -6.8 है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये कन्वर्ट हुआ -6.8 में, ठीक है ना, यूज हो गया, प्लस 5 का जो है यहाँ फोटोन मिला था हमें, 5 इनकी काइनेटिक एनर्जी है, और कुछ जो है ये फोटोन भी जनरेट किए थे काइनेटिक एनर्जी दिस, एक मिनट कहाँ था, साइमल्टेनियसली इमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 2। तो एक फोटोन भी निकाला इन्होंने H-2 का। तो इस H-2 की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.8, -1.8 इधर ले आएंगे तो 11.8 आ जाएगा H-2 की वैल्यू, और H-1 की वैल्यू ये है। दोनों में डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमसे पूछा गया था। तो 13.6 माइनस 1, ये 11.8, तो ये मिल जाएगा 0.8 और 2, 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे हम। ये नेक्स्ट, एक ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, और
ऑर्बिट कर रही है अर्थ को R1 रेडियस पर, और बताया गया एक दूसरी सेटेलाइट है इक्वेटोरियल प्लेन में ही है, अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहे हैं और इनका R2 है, और R1 R2 में ये रिलेशन है। ठीक है ना? तो T2 कितना होगा? जब T1 दिया गया है हमें 24 आवर, तो T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। T2 बाई T1 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक है ना? क्यूब और स्क्वायर, केपलर सेकंड लगा रहे हैं हम। तो T2 बाई 24 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिल जाएगा हमें R2 बाई R1। R2 बाई R1 की वैल्यू 1/1.2, 1 की पावर 3/2, और ये मिल जाएंगे 24, यहाँ से आ जाएगा आंसर। T2 की वैल्यू आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, तो पहले इसका अंडर रूट लगाएंगे तो 1.21 का अंडर रूट हो जाएगा 1.1, और क्यूब करेंगे तो 1.1 का क्यूब। अभी आगे निकाल लेंगे हम इसको। और अब पूछा जा रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में उनका टाइम पीरियड कितना होगा। मतलब एक को रिलेटिव, अगर हम दोनों अपोजिट सेंस में चल रहे हैं, एक क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर एक को रोक लेंगे तो दोनों का ओमेगा ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? दोनों के पोजीशन वेक्टर में जो रिलेटिव एंगल, एंगुलर सेपरेशन है, वो अगर हम देखेंगे किस रेट से कम हो, तो यहां पर मिल जाएगा हमें टाइम पीरियड जो न्यू रहेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो जियो स्टेशनरी का हो जाएगा 24, और दूसरे का हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 1.1 का इस क्यूब। तो 2 पाई से तो 2 पाई कट जाएगा हर जगह, 24 चला जाएगा ऊपर, नीचे बच गए 1 प्लस 1.1 का क्यूब। ठीक है ना? तो हमें यही पी की वैल्यू ही बतानी थी, तो 1 प्लस 1.1 इंटू एसी का क्यूब कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.331। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, 2.331। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। इसमें टिक करेंगे आप, 2.33 टिक कर देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया इसमें, ये लेफ्ट हैंड साइड पर 3/2 मोल है, राइट हैंड साइड पर 1 मोल है, और ये स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ था वो दिया गया है 2/5। तो अभी स्प्रिंग जो है एलोंगेशन में है, L/2 लेंथ है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर। इधर का जो प्रेशर होगा, मान लो इसको P1 बोल रहे हैं, P1 इंटू एरिया इधर फोर्स लग रहा होगा, और इधर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज P2 इंटू एरिया। चूंकि इनके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और वॉल्यूम सेम बता रहे हैं इक्विलिब्रियम पर, तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो P2 इंटू एरिया होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम बैलेंस करें तो लिख सकते हैं हम P2 एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू P1 एरिया प्लस के एक्स इलोंगेशन। एक्स कितना हो जाएगा इलोंगेशन? 2L/5, सॉरी, L/2 माइनस 2L/5 जो नेचुरल लेंथ है इलोंगेशन। ठीक है, और यहां से मिल रहा है हमें P2 माइनस P1 इंटू एरिया इज इक्वल टू K×L, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 10/5 और 1/10। ठीक है, और एरिया को अगर नीचे ले जाएं तो ये मिल जाएगा हमें P2 माइनस P1 इज इक्वल टू KL/10A। हमसे पूछा गया राइट कंपार्टमेंट में कितना प्रेशर, P1 की वैल्यू पूछा गया है, और P1 माइनस P2 का डिफरेंस आ गया है। ठीक है,
अच्छा, P1 और P2 का रेशियो अगर निकालना हो हमें, तो P1 V1 इज इक्वल टू N R T1। जो दोनों के बीच में पिस्टन है वो कंडक्टिंग, थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन है। इसका मतलब दोनों साइड टेम्परेचर सेम होगा, वॉल्यूम सेम है ही इक्विलिब्रियम पर। तो N1 R T1, P2 V2 इज इक्वल टू N2 R T2। टी सेम ही है, कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम ध्यान से देखें तो आ जाएगा P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू N1/N2। और N1 की वैल्यू था 3/2 और N2 1 था, तो 3/2 ही आ जाएगा P1/P2 की वैल्यू। और यहां से हमें मिल रहा है, अच्छा एक गलती कर दी है हम, 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, तो ये आ जाएगा 2/3। P2 बड़े प्रेशर है। और यहां से हम एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें निकालना था P1 लेफ्ट साइड का, तो P2 हटा कर लिख लेते हैं हम। P2 की जगह पर 3/2 P1 इज इक्वल टू KL/10 एरिया। और P/2 हो जाएगा, तो P1/2 इज इक्वल टू KL/10 एरिया। और P2 की वैल्यू मिल गया हमें कितना, 5। ये कट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। अच्छा, अल्फा ऊपर पूछा गया है, तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना, 0.2 मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और वेरिएबल थिकनेस जो है वेज दिया गया है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे अपने, शायद डीपीपी में था कहीं, ठीक है ना। डीपीपी में कहीं तो था ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन। और इसको इजी मार्क किया गया था वहां, इजी प्लस, ठीक है ना, इजी थोड़ा सा टफ था ये। चलिए, तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था, तो इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा लार्ज करके बना दे रहे हैं, ठीक है। एक लाइट यहां से यहां जा रही है, तो इनके लिए तो पाथ डिफरेंस आएगा ही नहीं। पाथ डिफरेंस किससे आएगा, केवल ये लेंथ से पाथ डिफरेंस आएगा। तो ये मान लो μ1 है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लेते हैं x मिल गया हमें, लेट्स अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो μ1 x हो जाएगा। और अगर दूसरे वाले में देखेंगे, तो दूसरे वाले में देखेंगे इसके करस्पॉन्डेंस कुछ नहीं मिलेगा, फेज पाथ डिफरेंस इससे मिलेगा। और कितना मिलेगा, μ2 × x। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा μ1 - μ2 × x। ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अगर x पता चल जाए तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी है, तो इसमें सिंपल हम लॉजिक लगा रहे हैं, ये एंगल अल्फा इक्वल कर देते हैं। तो x डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस बिटवीन शायद L 1 mm दिया है, ये भी 1 mm दिया है, और यहां से यहां तक की लेंथ, टोटल लेंथ दिया है 4, या D दिया है 2 mm, और हमें मतलब D से ही है, ठीक है ना। तो ये लेंथ हो जाएगा कितना, x डिवाइडेड बाई D 2 mm इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल थिकनेस जो दिया गया है, थिकनेस दिया गया 12 माइक्रोमीटर, 12 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाई यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस टोटल मिल जाएगा हमें, ये वाली डिस्टेंस 1 1 और 2 4 बना देंगे। तो यहां से अगर ध्यान से देखें हम, तो ये मिल गया 6 माइक्रोमीटर,
ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गया। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2, जो लार्जर म्यू से स्मॉलर म्यू माइनस कर देंगे, 1.7 माइनस 1.5 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइक्रोमीटर। ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आ गया। और हमें पता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता था, वाई डिवाइडेड बाई डी। हमें शिफ्ट ही निकालना था हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगा हमें, डेल्टा एक्स इज 1.6 माइक्रोमीटर। और डी की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻³ वाई कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई डी दिया गया है हमें 2 मीटर। तो यहां अगर ध्यान से देखें हम, तो 2 से 2 कट गया। और y जो है, ये 10⁻³ से -6 कटेगा तो -3 बन जाएगा। y की वैल्यू 1.2 mm आ जाएगा 10⁻³ और ये y mm में हमसे पूछ रहे हैं कि शिफ्ट कितना होगा, तो 1.2 mm हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन टफ था, लेकिन क्वेश्चन क्लास में किया गया इसलिए इजी मार्क कर सकते हैं, लेकिन टफ ही ओवरऑल के लिए तो ये टफ ही मार्क होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन किया गया था क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ दिस ग्राम इज लॉन्च्ड in viscous medium 60° angle with horizontal with initial velocity this। ठीक है, it experience a viscous force this। ठीक है, एक कोई प्रोजेक्टाइल है यहां से थ्रो किया गया। आफ्टर थ्रो जहां पर भी वेलोसिटी मान लो किसी डायरेक्शन में एक vx है एक vy है, तो फोर्स वेक्टर अगर हम देखें तो एक x डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा होगा, एक y डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा होगा। तो विस्कस फोर्स इतना है, तो हम लिख रहे हैं c की वैल्यू 0.1 vx आई कैप माइनस vy 0.1 vy और माइनस mg भी रहेगा, mg की वैल्यू m इंटू जी। ठीक है, j कैप ये रहेगा। अच्छा, यहां पर हमें बताना है द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। 2 सेकंड में अगर कोलिजन हो रहा है तो y से कोई मतलब ही नहीं है, हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस से मतलब है। तो हम केवल x वाला सॉल्व करेंगे बस, fx वाला। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, फोर्स इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाई मास। मास दिया गया है 0.2 kg, 0.2 kg, हाँ 0.2 kg, ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे kg में, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 vx। अच्छा, टाइम दिया गया है तो पहले हम कुछ टाइम नहीं कैलकुलेशन करेंगे। तो dv/dt इज इक्वल टू -1/2 vx। ठीक है, और -1/2 dt इधर आ जाएगा dv डिवाइडेड बाई vx, ये भी vx ही है। इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी वो निकल जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी दिया था इन्होंने एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये 270 है और 60 डिग्री पर है, तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 2, 135 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल। तो 135 v, ये आ जाएंगे ln v डिवाइडेड बाई 135 इज इक्वल टू 1/2, और 2 आ जाएगा यहाँ पर, टाइम में पुट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। वेलोसिटी की वैल्यू, ये 2 से 2 कट गया, -1, ln को इधर ले आएंगे e की पावर -1, तो आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई e की पावर -1 को 1/e लिख लिया हमने। अच्छा, ये vx उस पर्टिकुलर पॉइंट का है, ठीक है ना, जब कोलिजन हो रहा होगा। अच्छा, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और तरीके से हम कर सकते थे, इसको लिख लेते vx dx बाई dv बाई dx, ऐसे भी लिख सकते थे हम।
इज इक्वल टू -1/2 और Vx। तो यहां पर ध्यान देखना, Vx से Vx कट जाएगा। लेकिन अगर ये पहले लिख लेते तो टाइम को यूज नहीं कर पाते हम, ठीक है ना, जो टाइम इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो dv इज इक्वल टू -1/2 dx। इंटीग्रेट कर दिया 0 से x तक, इनको इंटीग्रेट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी है 135 से लेकर 135 डिवाइडेड बाई ई तक। तो यहाँ आ जाएगा -x/2, और इधर आ जाएगा 135/e -135। माइनस कंज्यूम कर लेंगे और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 270। कॉमन भी ले लिया हमने, 1 - 1/e। एक्स की वैल्यू मिल गया ये। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही, डिस्टेंस ही पूछा गया था। ई की वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में, 1.7 यूज करना है, 2.7। तो यहाँ पर 270, 1 - 1/2.7, ये आ जाएगा 2.7 -1 डिवाइडेड बाई 2.7, 270। इनको कट कर सकते हैं हम इजीली, यहाँ पर आ जाएगा 100, और 1.7 आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 170 यहाँ पर आंसर। ठीक है, मीटर। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये है, और इसमें बताना है मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी वी मेजर बाय रिसीवर। यहाँ पर ट्रांसमीटर हैं, यहाँ पर रिसीवर हैं ये। तो जब नीचे आएंगे तो इनके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इनके पास भी इधर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा ही होगा, ठीक है ना। और अगर हम देखें ए ओमेगा, ठीक, हम्म, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए ए ओमेगा होता है, ठीक है ना। ए की वैल्यू आर थीटा वगैरह लिख लेते हैं, लेकिन इसमें एंगल लार्ज है। तो ये वाला सिंपल लॉजिक लगाएंगे हम। एक पत्थर है, यहां से पेंडुलम आया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2 g r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 0.9 है, तो 1 माइनस 0.9 हो जाएगा 0.1। तो वेलोसिटी आ जाएगा 2 × 10 × आर दिया गया में 8 मीटर, इंटू 0.1। तो 0.1 10 कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा हमारे पास 16। 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। स्पीड 4 है, मतलब ये 4 आते हुए, अच्छा आते हुए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेंगे, और जाते हुए जब दूर जा रहे होंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो एफ मैक्स अगर हम बात करें तो एफ ओ, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। और मैक्सिमम के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस रहेगा, ठीक है ना, जब पास आने वाले होंगे। तो ऑब्जर्वर जो है प्लस लगाएंगे हम, और सोर्स में माइनस, ठीक है। और एफ मिन अगर हम बात करें तो एफ मिन की वैल्यू कितना रहेगा? तो यहां रहेगा एफ ओ, ये 330 -4, और नीचे हो जाएगा 330 +4। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमा, डेल्टा एफ जो मिलेगा हमें। एफ ओ कॉमन ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया 330 स्क्वायर, प्लस माइनस ये लिख लिया। ऊपर आ जाएगा, हम्म, जब ये रहेंगे तो प्लस मिलेगा, और 330 + 4 का स्क्वायर माइनस 330 -4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4ab दिख रहा है हमें। तो ऊपर बच जाएगा 4ab डिवाइडेड बाई 330 स्क्वायर -4 स्क्वायर, इंटू एफओ की वैल्यू दिया है इन्होंने, ठीक है, एफओ की वैल्यू कहीं दिया है इन्होंने 660। तो 660 रख लिया हमने। अच्छा यहाँ पर एक टर्म बताया इन्होंने कि, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बताया है।
लेकिन ये टर्म बहुत नेग्लेजेबल है, ठीक है ना, 330 स्क्वायर के कंपैरिजन में ये नेग्लेजेबल है, तो इसको नेग्लेक्ट करें हम, तो ये इससे कट गया, और एक ये बना देंगे 2, और 4 × 4 16, 16 × 2 बन गया 32 हर्ट्ज, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो बच गया था, ये यहां पर हमें निकालना है एक्स से वाई में हीट फ्लो। तो कहीं से अगर एक्स और वाई का टेम्परेचर मिल जाए, ठीक है ना, और टेम्परेचर मिल जाएगा, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ये, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये एन सी पी डेल्टा टी लगा देंगे हम, काम बन जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल जो है दिया गया है हमें एन, और सीपी की वैल्यू 5/2 आर, 5/2 आर कांस्टेंट प्रेशर है, और यहाँ पर मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक में सीवी रहेगा 3/2, +1 कर देंगे तो 5/2 आ जाएगा। आर डेल्टा टी, टी एक्स माइनस टी वाई, तो ये आ जाएगा हीट एक्स और वाई का, एक्स वाई का। लेकिन समस्या ये है टी एक्स और टी वाई कैसे निकालेंगे। तो बताया है कि दो एडियाबेटिक प्रोसेस हैं इसमें, तो वाई जेड और डब्ल्यू एक्स एडियाबेटिक होंगे। तो यहां पर टेम्परेचर तो बताया गया है T0, एक्स का टेम्परेचर नहीं पता है और एडियाबेटिक है, और दोनों का वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम पता है हमें, डब्ल्यू पर वॉल्यूम दिया गया है हमें 64, एक्स पर वॉल्यूम दिया गया है हमें 135, 125। तो इनको ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, टी मल्टीप्लाई बाई वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 वी की पावर गामा -1, गामा 1 + 2/3 मोनोटॉमिक है 5/3, तो यहां लिखेंगे T1, T1 दैट इज T0, और V1 64 की पावर 2/3 गामा -1, और T2 निकालना है हमें, V2 125 की पावर 2/3। परफेक्ट क्यूब रूट बनाया है इन्होंने अच्छे से, इधर बन जाएगा T0 × 4 की पावर 216 डिवाइडेड बाई इधर 5 स्क्वायर 25, ये मिल गया हमें T2 16/25। अच्छा, T2 का मतलब है TX, दिस इज TX। अब TY कैसे निकालेंगे, तो X से Y जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और Y का वॉल्यूम पता है, तो हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में V1 VX बाई VY इज इक्वल टू TX बाई TY होगा। तो VX पता है 64, नहीं 135 था ना, 135 है, 125 सॉरी, और TY है ये 250, 250 इज इक्वल टू TX डिवाइडेड बाई TY, और TY की वैल्यू मिल गया हमें 2 टाइम्स TX। ठीक है, अच्छा, तो इसी को उसी में रखते हैं हम, जो फॉर्मूला भी निकाला था हमने, Q एक्स वाई इज इक्वल टू एन आर 5/2 डेल्टा टी, 2TX माइनस TX, तो ये हो जाएगा एन 5/2 आर TX, और TX की वैल्यू कितनी थी, कैलकुलेट किए थे अभी हम, 16/25 T0, तो 5 से ये कट गया, 5 बन गया, और ये कट गई, 8 बन गए, तो यहां पर दिख रहा है हमें 8/5 एन आर T0, और एन आर T0 की वैल्यू जो है 1 है, एन आर T0 की वैल्यू कितना है, 1 जूल, तो 1 रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा 8/5, 8/5 मीन्स 1.6। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1.6 मिल जाएगा हमें बस। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन में मार्क किया जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स में हो रहे हैं ये कैलकुलेशन। इसको इजी में मार्क किया जाएगा। और ये कैलकुलेटिव है। वैसे ऐसे क्वेश्चन एक आध किया गया था क्लास में स्प्रिंग वगैरह से रिलेटेड, तो ये इजी में ही मार्क किया जाएगा अभी। नेक्स्ट, ये टफ है लेकिन क्लास में किया था हमने। ये थोड़ा सा नया टाइप का है, वेस्कस फोर्स वैसे क्वेश्चन कम ही रहते हैं लेकिन ठीक है। दो कॉन्सेप्ट ये इजी था। तो सेकंड पेपर में भी देखेंगे तो वन इजी, टू इजी, थ्री, ये टफ ही है, फोर इजी, ये क्वेश्चन क्लास का है, फाइव ये भी इजी है, कुछ पार्ट इसका इजी है। ये टफ था थोड़ा, कैलकुलेटिव था, ये भी कैलकुलेटिव है, मतलब दिमाग लगाने वाला ज्यादा था। ये भी इजी था, सिक्स। ये टफ था, इजी था, सेवन, एट, नाइन। नाइन क्वेश्चन लगभग करके सेकंड पेपर में इजी थे, एट तो क्वेश्चन कर सकते थे हम आसानी से। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये और तो इसमें कुछ है नहीं, केमिस्ट्री वगैरह का भी रहेगा, उस वो भी डल जाएगा इसी पे। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं।